मौसम सर्द है लेकिन दिल्ली का सियासी पारा इस वक्त काफी हाई है। फिजा चुनावी हो चुकी है। चुनावी अखाड़े में पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने के लिए हर दांव पेच आजमाने में लगी हुई हैं। फिलहाल हम इस चुनावी फिजा से आपको बहुत दूर लेकर चलते हैं। आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि दिल्ली में 41 सालों तक विधानसभा के चुनाव ही नहीं हुए। मतलब 41 सालों तक दिल्ली की सीएम की कुर्सी वीरान पड़ी रही। ऐसे में आज से 73 साल पहले एक बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त दिल्ली में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां से दो कैंडिडेट विधायक का चुनाव जीत गए। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट जीत गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, अगर ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है, शायद बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत जानते भी होंगे वो लोग मदन लाल खुराना का नाम लेंगे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दिल्ली को अपना पहला मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना से 41 साल पहले यानी 1952 में ही मिल गया था। दरअसल देश में 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में पार्ट सी स्टेट्स एक्ट के तहत दिल्ली में विधानसभा स्टैब्लिश हो गई थी। इसके बाद 1952 में दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव 42 सीटों पर हुआ, लेकिन विधायक चुने गए 48। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? दरअसल उस समय 42 में से दिल्ली की 36 सीटें ऐसी थी जहां से सिंगल मेंबर चुनाव जीतकर विधायक बन सकते थे और बाकी की 6 सीटें ऐसी थी जहां से 2 मेंबर विधायक बन सकते थे। आखिरकार जब चुनाव हुआ तो 36 सीटों पर एक एक कैंडिडेट चुनाव जीते, लेकिन बाकी के बचे 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि रीडिंग रोड, सीताराम बाजार, तुर्कमान गेट, रहेगरपुरा, देवनगर, पहाड़ी, धीरज, बस्ती, जुलाहा, नरेला और मेहरौली से टोटल 12 विधायक चुनाव जीत गए। इस तरह से असेंबली में टोटल 48 मेंबर चुनाव जीतकर पहुंचे। जहां उस समय सरकार बनाने के लिए 25 सीटों की ही जरूरत थी, तो वहीं कांग्रेस को जीत मिली 39 सीटों पर और जनसंघ को मिली 5 सीट। बाकी की बची हुई 4 सीटें अलग अलग पार्टियों ने जीती थी और इस तरह से बहुमत वाली कांग्रेस के पिटारे से चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव के रूप में दिल्ली को मिला अपना पहला सीएम। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी उम्र महज 33 साल थी। उस जमाने में सबसे कम उम्र के वो सीएम थे। वैसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि देश के किसी भी स्टेट का सबसे कम उम्र का सीएम कौन है, तो आपका जवाब अर्जुन मुंडा होना चाहिए। जब इन्होंने झारखंड के सीएम के तौर पर शपथ ली थी तो इनकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। तो वहीं देश के किसी भी यूनियन टेरिटरी के सबसे कम उम्र के सीएम के तौर पर मोहम्मद फारूक को याद किया जाता है। इनकी उम्र 30 साल थी और ये पुडुचेरी के सीएम थे। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं तो बता दें कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1952 के विधानसभा चुनाव में 8,91,669 वोटर्स रजिस्टर्ड थे और 5,21,766 लोगों ने मतदान किया था, यानी कुल 58.52% वोटिंग हुई थी। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली में उस वक्त खासे लोकप्रिय थे। उन्हें लोग शेरे दिल्ली और मुगले आजम के नाम से पुकारते थे। बताया जाता है कि जहां आज के गांव के सरपंच भी लग्जरी गाड़ियों में घूमा करते हैं, तो वहीं यादव दिल्ली के सीएम होने के बाद भी किसी स्पेशल व्हीकल से सीएम ऑफिस जाने की बजाय सरकारी बसों में आम जनता की तरह सफर करते थे और रास्ते में ही लोगों की समस्याएं सुनते थे। अच्छा, उस समय उप राज्यपाल की जगह चीफ कमिश्नर हुआ करता था और उस दौरान ये पोस्ट संभाल रहे थे आनंद पंडित, जो कि उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू के करीबी हुआ करते थे। और इधर नेहरू जी की दिल्ली के सीएम ब्रह्म प्रकाश यादव से बनती भी नहीं थी। यही वजह थी कि सीएम यादव का चीफ कमिश्नर आनंद पंडित से झगड़ा हो गया। फिर साल 1955 आते आते गुड़ घोटाला सामने आया तो ब्रह्म प्रकाश को 12 फरवरी 1955 को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर अगले ही दिन यानी 13 फरवरी 1955 को गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि गुरमुख निहाल सिंह के सीएम बनने के 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा भंग कर दी गई थी और इसके साथ ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बदल दिया गया। यानी पार्ट सी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट 1951 के तहत जो दिल्ली विधानसभा का फॉर्मेशन हुआ करता था उसे एलिमिनेट कर दिया गया और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया था। और इसी एक्ट के बाद 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हालांकि साल 1956 में एक ऑप्शन ढूंढा भी गया था, वो ये था कि विधानसभा की जगह 56 इलेक्टेड और 5 मनोनीत सदस्यों वाली एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई जाए। हालांकि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की भूमिका दिल्ली के शासन में केवल एक एडवाइजरी की थी, यानी काउंसिल के पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। तब 1956 से 1990 के बीच 61 सदस्यों वाली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने
दिल्ली का प्रशासन चलाया। इस दौरान साल 1966 तक चीफ कमिश्नर दिल्ली के हेड रहे, तो वहीं 1966 से 1990 तक उपराज्यपाल ने कमान संभाली। यानी दिल्ली को पहला उपराज्यपाल 1966 में आदित्यनाथ झा के रूप में मिला, तो वहीं साल 1948 में ही शंकर प्रसाद के रूप में दिल्ली को पहला कमिश्नर मिल गया था। खैर, काउंसिल जो थी पब्लिक सेक्टर के मामलों से संबंधित सिफारिशें करती थी, यानी जल, नल, बिजली, पानी से रिलेटेड कामों की फाइल्स को आगे बढ़ाती थी और उपराज्यपाल उन फाइलों पर मुहर लगाकर अंतिम निर्णय लेते थे। इस तरह से दिल्ली में करीब 4 दशक तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। 1952 के बाद सीधा 1993 में चुनाव की घोषणा हुई। दरअसल 1993 से पहले दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक करने और उसको रिफॉर्म करने के लिए 1987 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। साल 1983 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रणजीत सिंह सरकारिया, बी शिवरामन, एसआर सेन की बेंच ने भारत सरकार और राज्य सरकार के रिलेशन को बैलेंस करने के लिए एक आयोग बनाया। इसे आरएस सरकारिया आयोग कहा गया। अगर आप सोच रहे होंगे कि सरकारिया आयोग ही क्यों कहा गया, तो इसका सीधा सा जवाब है कि इस बेंच की अध्यक्षता आरएस सरकारिया कर रहे थे और नियम के मुताबिक जिनकी अध्यक्षता में बेंच बैठती है उन्हीं के नाम पर आयोग का नाम रखा जाता है। यहाँ बेंच का मतलब है जब 3, 4 या 5 जजों का एक ग्रुप एक साथ बैठकर कोई कमेटी या आयोग बनाते हैं या देश के किसी सीरियस मैटर पर अपना फैसला सुनाते हैं, तो कहा जाता है कि 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, 5 जजों की बेंच वाली आयोग वगैरह वगैरह। खैर, ये आयोग 1983 में बना, लेकिन इसने 1989 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में कहा गया था साहब कि देश की अखंडता के लिए यही सही है कि स्टेट से ज्यादा सेंटर के पास पावर होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसी रिपोर्ट में दिल्ली में विधानसभा बनाने का प्रपोजल भी दिया गया। इसके बाद 1991 में 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के तहत यूनियन टेरिटरी दिल्ली को फॉर्मल तरीके से नेशनल कैपिटल बना दिया गया और फिर इसी अमेंडमेंट के तहत ही दिल्ली को आंशिक राज्य का दर्जा भी दिया गया। अब यहाँ पर आंशिक राज्य भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आंशिक राज्य मतलब आधा अधूरा राज्य, इसीलिए केजरीवाल साहब पूर्ण राज्य की मांग करते रहते हैं। दरअसल आंशिक राज्य होने का मतलब है कि सीएम के पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं होंगे। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा लैंड को लेकर कोई कानून नहीं बना सकता। फिर कानून कौन बनाएगा? तो देखिए, उपराज्यपाल के कहने पर सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर होगी कानून बनाने की और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी उपराज्यपाल और सेंटर गवर्नमेंट ही मिलकर संभालेंगे। तो कुल मिलाकर नेशनल सिक्योरिटी की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सीएम के हवाले नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए दिल्ली अभी तक पूर्ण राज्य नहीं बना। खैर, वापस से चुनाव वाले टॉपिक पर आते हैं। यानी 1991 के 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 239 ए और 239 ए बी जोड़ा गया। 239 ए में कहा गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके लिए एक विधानसभा होगी, जबकि 239 ए बी के जरिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था की जाएगी, यानी मंत्री परिषद भी होगी। तो कुल मिलाकर इस तरह से विधानसभा का गठन हुआ और जब विधानसभा का गठन होगा तो जाहिर है साहब कि चुनाव भी होंगे। तो फिर साल आता है 1993। ये वो दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और आंदोलन के मेन कैरेक्टर में थी बीजेपी। यहां तक कि बीजेपी 1993 में राम मंदिर के लिए जन जागरण अभियान चला रही थी। जब साल के अंत में 70 सीटों पर चुनाव हुए तो जहां सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर को ब्रह्मास्त्र बनाकर 49 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस सिर्फ 14 पर ही सिमट कर रह गई। नतीजों में तीसरे नंबर पर जनता दल रही, उसे 4 सीटें मिली। तब उस समय यानी साल 1993 में दिल्ली में 58,50,545 वोटर्स थे। कुल 36,12,713 लोगों ने मतदान किया था और 61.8% वोटिंग हुई थी। 70 सीटों पर चुनाव हुए थे। 1316 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिसमें कि 59 महिलाएं थी। हालांकि नतीजे आए तो सिर्फ 3 महिलाएं ही चुनाव जीत सकी। इधर शालीमार बाग से बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा ने सबसे ज्यादा 21,770 वोटों से जीत हासिल की थी, तो वहीं विश्वास नगर से मदन लाल खुराना को 6560 वोटों से जीत मिली थी। हालांकि बीजेपी को 5 साल के टेन्योर को अपना पूरा करने के लिए 3 मुख्यमंत्री अपने बदलने पड़े। बीजेपी से सबसे पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। वो करीब 27 महीने ही पद संभाल सके और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा सीएम बनाए गए। 31 महीनों तक सीएम पद पर रहने के बाद आखिर में सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए दिल्ली की सीएम बनी थी। तब तक 5 साल पूरे हो गए थे। दरअसल दिल्ली के 37 साल बाद बने सीएम मदन लाल खुराना का जन्म 1936 में पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से दिल्ली आ गया था और यहाँ कीर्ति नगर के एक रेफ्यूजी कैंप में रहने लगा। जब मदन लाल पाकिस्तान से दिल्ली आए तो उनकी उम्र लगभग 12 साल थी
और किसे पता था कि ये 12 साल का लड़का आगे चलकर दिल्ली का सीएम बन जाएगा। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन सीएम खुराना पर इतने भयंकर आरोप लगे कि उन्हें भी सीएम पद से इस्तीफा ही देना पड़ा। ये उस समय की बात है जब सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने 29 जून 1993 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम खुराना और उस समय के बीजेपी प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। आरोप में उन्होंने कहा, यह साबित करके दिखाऊंगा कि एक दलाल और हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन ने 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी को 2 करोड़ रुपए दिए। ये सुरेंद्र जैन उस नेटवर्क से जुड़ा था जो विदेशी ब्लैक मनी को इंडिया में इलीगल तरीके से रुपये में बदलता था और कश्मीर के अलगाववादी संगठन यानी JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की मदद करता था। उस समय इस दावे पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक 4 से 5 महीने पहले उस डायरी के नाम बाहर आने लगे, जिसमें कई कांग्रेसी, बीजेपी और कई नेताओं के नाम साफ साफ अक्षरों में लिखे गए थे। इस डायरी में मदन लाल खुराना का नाम भी था। आरोप था कि खुराना ने 1988 में 3 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद खुराना पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का दबाव पड़ने लगा। फिर आडवाणी साहब के कहने पर खुराना ने सीएम पद से इस्तीफा ही दे दिया। उसके बाद 23 फरवरी 1996 को बीजेपी हाईकमान ने विधायकों की बैठक बुलाई। इसमें 49 में से ज्यादातर विधायकों ने साहिब सिंह वर्मा के नाम पर सहमति जताई। इस तरह वर्मा बने नए मुख्यमंत्री। लेकिन एक प्याज की कीमत तुम क्या जानो सीएम बाबू, और इसी प्याज की कीमत ने सीएम वर्मा की कुर्सी छीन ली। दरअसल दिल्ली में 50 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने थे और प्याज की महंगाई से लोगों में उबाल देखने को मिल रहा था। चुनावी साल में प्याज की किल्लत होने से 60 से 80 रुपए किलो तक दाम हो गए थे। ऐसे में बीजेपी हाईकमान को लगा कि अगर सीएम की कुर्सी पर नया फेस लाया जाए तो भाईजान नतीजे हमारे फेवर में आ सकते हैं। हाईकमान ने वर्मा पर दबाव बढ़ाया तो उन्होंने सीएम की कुर्सी खाली कर दी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1998 को बीजेपी ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का सीएम बना दिया। सुषमा की लीडरशिप में बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस को भी शीला दीक्षित के रूप में सुषमा स्वराज का कॉम्पिटिटर मिल गया था और देश के लिए गौरव की बात थी, क्योंकि ये पहली बार था जब सीएम की पोस्ट के लिए 2 महिलाएं लड़ रही थी और इस जंग में शीला दीक्षित बीजेपी की सुषमा स्वराज पर भारी पड़ी। इस बार बीजेपी का दांव कमजोर पड़ गया। इस चुनाव में बीजेपी 15 सीटें ही जीत सकी, कांग्रेस को 52, जनता दल को 1 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली। और बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण था इस बार राम मंदिर वाला मुद्दा ठंडा पड़ना और चुनाव लड़ा जा रहा था बढ़ी प्याज की कीमतों पर, महंगाई पर और बिजली जैसे मुद्दों पर। शीला खुद गोल मार्केट सीट से चुनाव में उतरी और बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार और क्रिकेटर रहे कीर्ति आजाद को 5667 वोटों से हरा दिया। उसके बाद दिल्ली में लगातार 3 बार शीला दीक्षित की लीडरशिप में कांग्रेस को जीत मिली और ये जीत का कारवां 1998 में शुरू हुआ तो सीधा 2013 में थमा। दिल्ली के लगातार 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को मॉडर्न दिल्ली का आर्किटेक्ट कहा जाता है। दिल्ली में विश्वस्तरीय मेट्रो सेवा का श्रेय मेट्रो मैन ई श्रीधरन और पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ अगर किसी को जाता है तो वो बेशक शीला दीक्षित ही थी। उन्हीं की देन थी कि दिल्ली में मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ। दिल्ली मेट्रो का निर्माण 1998 में शुरू हुआ और दिसंबर 2002 में पहली बार दिल्ली इस आधुनिक ट्रांसपोर्ट की गवाह बनी। आज करीब 350 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ दिल्ली मेट्रो दुनिया के टॉप 10 मेट्रो सर्विसेज में आती है। दरअसल जब शीला सीएम बनी उसी साल दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन का शिलान्यास हुआ था, लेकिन सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में किसी तरह की अड़चनें नहीं आने दी। हालांकि जब मेट्रो प्रोजेक्ट का 8.3 किलोमीटर का फर्स्ट स्टेज पूरा होने वाला था, उसी वक्त उनके धुर विरोधी मदन लाल खुराना को दिल्ली मेट्रो का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन शीला दीक्षित ने उनका विरोध करने की बजाय इस तरह से काम किया कि उस वक्त की वाजपेयी सरकार भी उनकी मुरीद बन गई थी। 1998 से 2004 तक सेंटर में बीजेपी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कभी आपस में सेंटर वर्सेस दिल्ली नहीं हुआ, यानी कोई टकराव नहीं हुआ, जैसे आज आए दिन केजरीवाल और सेंटर के बीच होता रहता है। शीला दीक्षित को आज भी इसके लिए याद किया जाता है। आज दिल्ली में जगह जगह फ्लाईओवर दिखाई देते हैं, ये उन्हीं की देन है। उनके टेन्योर में दिल्ली में करीब 70 फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ। यहां तक कि जिस सिग्नेचर ब्रिज का साल 2018 में केजरीवाल ने इनॉग्रेशन किया, उसकी नींव साल 2004 में शीला दीक्षित ने रखी थी। खैर 2013 आते आते 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स, निर्भया कांड जैसी चीजों को लेकर देश और दिल्ली में कांग्रेस के अगेंस्ट आग भड़क गई और इसी आग में केजरीवाल को हाथ सेकने का मौका मिला। अब यहीं से अरविंद केजरीवाल की धमाकेदार एंट्री होती है। साल था 2013,
कांग्रेस की शीला दीक्षित लगातार 15 सालों से दिल्ली के गद्दे पर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ अलग से एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी। बिजली, पानी, शिक्षा जैसी चीजों को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, जिसका फायदा बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने खूब उठाया। ऐसे में बात करें तो 2013 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं था। चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, फंडिंग की भारी कमी थी, लेकिन केजरीवाल ने पहली बार साबित किया कि चुनाव पैसे और बाहुबल से नहीं लड़ा जाता। दिल्ली की जनता ने इस चुनाव को चुनाव के तरीके से ही नहीं लिया, बल्कि उन्हें लगा कि कोई आंदोलन चल रहा है। यहां तक कि आपने केवल 14 करोड़ रुपए में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसने 28 सीटें भी जीत ली। नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां पर केजरीवाल की सीधा टक्कर दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित से थी। शीला दीक्षित को हराने वाले केजरीवाल का चुनावी खर्च मात्र 3.5 लाख रुपए था। हालांकि 2013 में बीजेपी 31 सीटें जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी रही थी, यानी सरकार बनाने के लिए मेन दावेदार थी। बीजेपी हाईकमान, यहां तक कि उस समय के चुनाव प्रभारी अरुण जेटली भी चाहते थे कि पार्टी सरकार बनाए, लेकिन लोकल लेवल पर सहमति नहीं बन पाई और यह दांव पार्टी के लिए उल्टा ही पड़ गया। कुछ सोर्स बताते हैं कि अगर बीजेपी 2013 में सरकार बनाती तो उस समय आप और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कुछ विधायक टूट सकते थे और बीजेपी को समर्थन दे सकते थे। ऐसे में उस चुनाव में कांग्रेस ने भी 8 सीटें जीती थी। हालांकि जिस कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की थी, वही कांग्रेस ने उनको बाहर से समर्थन दे दिया, जिसकी वजह से केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार चलाई और यही 49 दिनों में आपने बीजेपी और कांग्रेस का खेल खत्म कर दिया। ऐसे में जानकार बताते हैं कि बीजेपी अगर 2013 में सरकार बनाने का दावा पेश करती तो शायद उसे आगे जाकर इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। 2 कदम पीछे हटने का सीधा फायदा केजरीवाल की पार्टी को मिला और 49 दिनों की सरकार में सबसे पहले 400 यूनिट तक सब्सिडी देकर बिजली के दाम आधे कर दिए। उसके बाद हर महीने हर घर में 20,000 लीटर पानी फ्री देने का ऐलान किया। सीवर चार्ज भी फ्री कर दिया। इसके अलावा दिल्ली में ज्यादा फीस लेने वाले 200 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा गया। फिर बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े बड़े फैसलों से केजरीवाल की छवि जनता के बीच ऐसी बनी कि आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन जब साल भर बाद विधानसभा चुनाव हुए तो आपने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी को मिली 3 सीटें और कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। लेकिन इस बार केजरीवाल के लिए राह आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी पॉल्यूशन के मुद्दे पर बार बार केजरीवाल को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी के साथ दिक्कत है कि दिल्ली में सीएम फेस के लिए केजरीवाल जैसा चेहरा ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब भी पीएम मोदी को चेहरा बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो दिल्ली वाले इसे खारिज कर देते हैं। हालांकि इन चीजों को अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप भी कॉमेंट में बता सकते हैं कि 2025 में दिल्ली की सत्ता किसके पाले में आएगी और किससे दूर चली जाएगी।